हाय एवरीवन। तो आइए अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं 33AB। हम इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे कि जो असेसी क्या करते हैं, चाय उगाते हैं, रबर उगाते हैं या फिर कॉफी उगाते हैं, उनको कुछ स्पेशल डिडक्शन मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 33AB। चलिए मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे और ऐसे ही बातों को पूरा करते रहेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ सेक्शन 33AB। सेक्शन 33AB और इसको हम एक रूल के साथ पढ़ेंगे, रूल 5AC। तो लिखेंगे एंड रूल 5AC। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सेक्शन का नाम लिखेंगे, स्पेशल डिडक्शन फॉर असेसी engaged in tea, कॉफी और रबर growing and मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे प्रोविजन क्या है इस सेक्शन के। तो बेसिकली हमको पता लग गया है एक छूट मिलेगी, बस वो अमाउंट पता लग जाए कितनी छूट मिलेगी और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में मेरे साथ साथ लिखेंगे, बिल्कुल सारी चीजें साथ साथ लिखनी है और क्लास में जो भी होता है बिल्कुल आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ एन assessee who engaged in the business of growing and manufacturing of tea, रबर और कॉफी, और याद रहे इन इंडिया, then he entitled for a amount of deduction from its taxable agricultural income, rendering from, जो कहां से हो रही है, rendering from जो कहां से हो रही है, ऑब्वियसली बात है टी या फिर रबर या फिर आपकी कॉफी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमने क्या लिखा, एक असेसी जो क्या कर रहा है, टी, रबर या फिर कॉफी को उगा रहा है यानी उसका प्रोडक्शन कर रहा है, जो इंडिया में कर रहा है उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। कहां से, यानी कि अमाउंट क्या होगा वो अभी हम देखेंगे, पर वो अमाउंट माइनस कहां से करना है, उस टैक्सेबल एग्रीकल्चर इनकम से जो आपकी टी, रबर और कॉफी से हुई है। ठीक है, चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर टू में हम लिखने जा रहे हैं कि जो वो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो क्या होगा। आइए एक बार लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, सच अमाउंट ऑफ डिडक्शन is lower of followings। तो बेसिकली आपको दो अमाउंट को कंपेयर करना है,
उनमें से जो भी लोअर होगा उसकी छूट आपको मिल जाएगी। तो दो अमाउंट हम लिखने जा रहे हैं। अमाउंट नंबर फर्स्ट, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू अ स्पेशल अकाउंट। जितना भी पैसा आपने एक स्पेशल अकाउंट में क्या किया, स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट किया, वो स्पेशल अकाउंट क्या होगा वो तो अभी हम देखेंगे, बट याद रहे फिलहाल के लिए अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू अ स्पेशल अकाउंट, बस इतना याद रखिए। और दूसरा अमाउंट जो आपको कंपेयर करना है वो भी एक बार लिख लेते हैं। तो दूसरा अमाउंट हम लिखने जा रहे हैं, यानी कि आपको दो अमाउंट की तुलना करनी है, इनमें से जो भी लोअर होगा उसकी छूट आपको मिल जाएगी। दूसरा अमाउंट आपका है 40% ऑफ, 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस, ऑफ सच बिजनेस before allowing this deduction and before adjusting brought forward losses, यानी पिछले सालों के लॉस। तो आपको दो अमाउंट निकालने हैं। अमाउंट नंबर फर्स्ट, जो भी आपने एक स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट किया। अमाउंट नंबर सेकंड, वो आपको निकालना है 40% उन प्रॉफिट का जो प्रॉफिट इस बिजनेस से हुआ है। इस बिजनेस से मतलब जो टी, रबर और कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग से हुआ है। बट वो प्रॉफिट आपको कैसे लेना है, ना तो आप ये डिडक्शन माइनस करेंगे। सर जब डिडक्शन का अमाउंट पता ही नहीं होगा तो माइनस कैसे करेंगे, बिल्कुल सही बात है। एंड आपको कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस नहीं करने हैं, उस अमाउंट का आप 40% निकालेंगे और जो भी लोअर होगा वो आपकी डिडक्शन बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब मेरे साथ साथ लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो दो पॉइंट हम लिख चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 3 में हम लिखने जा रहे हैं कि वे स्पेशल अकाउंट कौन से हैं जिनमें आपको पैसा डिपॉजिट कराना है। चलिए लिखते हैं, सच स्पेशल अकाउंट शैल बी विद नाबार्ड। ठीक है, ये रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के लिए बना हुआ है, एक अथॉरिटी बनी हुई है नाबार्ड। और एनी अकाउंट, और कोई भी ऐसा अकाउंट विच इज अप्रूव्ड बाय, विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, फॉर द पर्पज, किन पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड इन द स्कीम ऑफ टी बोर्ड। यानी जो टी बोर्ड है, यानी कि जो भी आपके कानून है चाय से रिलेटेड, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम टी से रिलेटेड, उनके लिए एक बोर्ड बना हुआ है, रबर बोर्ड और आपका कॉफी बोर्ड, और आपका कॉफी बोर्ड। ठीक है, तो स्पेशल अकाउंट हमने क्या देखा, वो अकाउंट जो आपने नाबार्ड के अंदर खोला, या फिर कोई ऐसा अकाउंट जिसको केंद्र सरकार ने अप्रूव कर रखा है, किन पर्पस के लिए, जो पर्पस आपको इन तीनों बोर्ड में से बताए गए हैं। ठीक है, स्पेशल अकाउंट की कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट आपको इस डिडक्शन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। चलिए अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जो ये आप अमाउंट डिपॉजिट कराओगे, इस अमाउंट को आप
एक डेट से पहले पहले करा देना, यानी कि हम एक प्रोविजन देख रहे हैं, टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ अमाउंट। चलिए देखते हैं। अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड, अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड अर्लियर ऑफ फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ फॉलोइंग, यानी आपको दो डेट कंपेयर करनी है। उन दोनों डेट में से जोन सी भी डेट पहली आ जाए उस डेट तक आपको डिपॉजिट कराना है उन स्पेशल अकाउंट में, वरना आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो पहली डेट आपकी है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि आपको जब आपका 31 मार्च आ जाए उससे 6 महीने देखने हैं, तो 6 महीने तक या तो आप पैसा जमा करा दो, और या फिर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, या फिर जो भी ड्यू डेट होती है रिटर्न ऑफ इनकम की उसको कंपेयर करना है, और इन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर हो उस तक आपको पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा अगर आपको डिडक्शन चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपका पॉइंट नंबर 4 होता है खत्म। अब हम पॉइंट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है मैं बता देता हूं कि आपको अपना ऑडिट कराना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको ये छूट चाहिए तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको अपना ऑडिट कराना होगा, और आपको एक रिपोर्ट, जो भी फॉर्म है वो भी फॉर्म लिखेंगे, एक रिपोर्ट भी सबमिट करानी पड़ेगी इनकम टैक्स अथॉरिटी को। चलिए लिखते हैं, एंड अकाउंट्स ऑफ सच assessee, accounts of such assessee must be audited, must be audited by practicing chartered accountant, and a report in form number 3CA, फॉर्म याद रखना, छोटी छोटी बातें एमसीक्यू में आ जाती है। इन फॉर्म नंबर 3CA शुड बी फर्निश्ड 1 month प्रायर, 1 महीने पहले, फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ROI, ROI मतलब रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो चलिए आपको एक रिपोर्ट भी देनी होगी, यानी एक फॉर्म नंबर 3CA में रिपोर्ट भी देनी होगी अगर आपको कोई छूट चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें होती है कंप्लीट। अब एक बार चलते हैं इंपॉर्टेंट नोट की तरफ, कुछ नोट लिखते हैं इस सेक्शन के अंदर। चलिए कुछ नोट लिखते हैं। नोट नंबर 1, any excess deposit made during the year is not be treated as deposit made for the next year। अरे अगर इस बार आपकी सेल ज्यादा हो गई, आपके पास पैसा ज्यादा है, तो आपने सारा पैसा डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, आपने सारा पैसा डिपॉजिट करा दिया, बट हम ये नहीं मानेंगे कि आपको अगले साल कोई पैसा डिपॉजिट नहीं कराना। नहीं, जो भी आपने इस साल डिपॉजिट कराया है वो इस साल के लिए माना जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखने जा रही है, अगर आपने हमारी बताई गई जगहों पर, यानी कि आपने अगर हमारी बात नहीं मानी, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको छूट दी गई थी उसको कैंसिल कर देंगे। लिखेंगे, अमाउंट
अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन shall now be taxable in the year in which such deposited amount is। हाँ जी, तो जो पहले आपको डिडक्शन मिली थी उसको अब टैक्सेबल कर दिया जाएगा अगर आपने क्या किया, सच डिपॉजिटेड अमाउंट इज यूटिलाइज्ड इन द फॉलोइंग पर्पज। तो चलिए आइए देखते हैं वो पर्पस कौन से है जिनमें अगर हमने पैसा लगा दिया तो आपको जो पहले छूट मिली थी उसको अब टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो ए लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइसिस या फिर रेजिडेंशियल हाउस या फिर गेस्ट हाउस। तो अगर आपने किसी प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा और खरीद के आपने उसको कहां पे यूज किया, किसी ऑफिस प्रीमाइसिस में या फिर रेजिडेंशियल हाउस में या फिर गेस्ट हाउस में, तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी और जो पहले छूट दी गई थी उसको भी कैंसल कर दिया जाएगा। अगला लिखेंगे बी, परचेज ऑफ एनी ऑफिस अप्लायंस और ब्रैकेट में लिखेंगे एक बार अदर देन कंप्यूटर, यानी अगर आपने कंप्यूटर खरीदा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको छूट दी जाएगी अदर देन कंप्यूटर। चलिए लिखेंगे सी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच एलिजिबल 100% डिडक्शन। ठीक है, यानी कि वो प्लांट एंड मशीनरी जिसको 100% छूट मिल सकती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर आप ऐसी प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदते हो तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि दो बार छूट आपको नहीं मिल सकती। चलिए डी लिखेंगे, डी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी to be installed in an industrial undertaking for construction या फिर प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आइटम स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 11, एनी आइटम स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 11। तो आइए एक बार देखते हैं, यानी कुछ बातें लिखने जा रहे हैं कि शेड्यूल 11 में वे कौन कौन से गुड्स आपके कवर हैं। सबसे पहले एक बार पॉइंट को समझेंगे। कोई प्लांट एंड मशीनरी जो आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में लगाई, क्यों लगाई? क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन करना था या फिर प्रोडक्शन करना था या फिर मैन्युफैक्चरिंग करनी थी। किन की? वो आइटम जो आपको शेड्यूल 7 में स्पेसिफाइड किए गए हैं,
सच एज, लिखेंगे मेरे साथ साथ, जैसे बियर, वाइन, अदर एल्कोहलिक स्पिरिट, ठीक है, जैसे आपके टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, इसी में लिखेंगे टूथपेस्ट, डेंटल क्रीम, डेंटल क्रीम, फिर आगे लिखेंगे टूथ पाउडर, सोप, एरिएटेड वाटर, ऐसा पानी जिसमें कुछ केमिकल मिला होता है, एरिएटेड वाटर, जैसे आपके कन्फेक्शनरी आइटम, कन्फेक्शनरी आइटम, जैसे आपके चॉकलेट्स, जैसे आपके चॉकलेट्स, फिर लिखेंगे इसी में ही ग्रोमोफोन, मतलब ये कोई चॉकलेट की कैटेगरी नहीं है, ये अलग आइटम आया है, ग्रोमोफोन्स, फोटोग्राफिक apparatus एंड गुड्स, फिर लिखेंगे, ये पूरा पैराग्राफ चल रहा है, फिर लिखेंगे ऑफिस मशीन्स, ऑफिस मशीन्स, फिर लिखेंगे स्टील फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, लिखेंगे सेफ्स, फिर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस, फिर लिखेंगे कैश एंड डीड बॉक्सेस, बस नाम देखिए मतलब में मत जाइएगा, फिर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग रूम डोर्स, फिर लिखेंगे फोम और स्पॉन्ज, उसके बाद लिखेंगे क्राउन कॉक्स, फिर लिखेंगे रबर, आपकी पॉलीथीन्स यानी पॉली एटसेट्रा। तो बेसिकली ये सारे आइटम है जो आपके 7 शेड्यूल में बताए गए हैं। इन आइटम के पे आप अगर पैसा खर्च करते हो तो आपको जो छूट दी गई थी उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी इनकम निकाल दी जाएगी। चलिए, हमारा पॉइंट चल रहा था पॉइंट नंबर 2, अब दोबारा लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। चलिए, नोट हमारे चल रहे हैं और पॉइंट नंबर 3 को एक बार देखते हैं। आइए, हाँ जी, नोट नंबर 3 लिखेंगे। नोट नंबर 3 क्या कहता है? आई लिखेंगे अमाउंट फ्रॉम स्पेशल अकाउंट shall be withdrawn for specified purpose in such respective scheme of टी बोर्ड, रबर बोर्ड और आपका कॉफी बोर्ड। हाँ जी, तो मतलब क्या हुआ कि जो पैसा आपने स्पेशल अकाउंट में डाला है उसको आप निकाल लोगे, यानी निकाल सकते हो, बट किस पर्पस के लिए?
जो पर्पस इन स्कीम्स में हमको बताए गए हैं। मतलब ये जो भी स्कीम कहे कि आप ये काम कर सकते हो, तो उस काम के लिए अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो खूब निकालिए, आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। हाउएवर इफ अमाउंट withdrawal for specified purpose as above, यानी आपने पैसा निकाला जो ऊपर आपको पर्पस दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग निकाला। ऊपर कौन से? ये वाले, वो ऊपर वाले नहीं जो हमने पॉइंट नंबर 2 में लिखा था। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट नंबर 3 में, यानी कि जो भी पर्पस आपको इन स्कीम में बताए गए हैं, अगर आपने उनके लिए ही पैसा निकाला बट वो पैसा जो आपने निकाला वो कुछ बच गया, रिमेन्स अनयूटिलाइज रह गया, तो क्या होगा? ये लिखते हैं। हाउएवर इफ अमाउंट विड्रॉल फॉर स्पेसिफाइड पर्पस एज अबव बट remains unutilized in the same previous year, then it shall be treated as income of that year। इनकम ऑफ डेट ईयर। तो अगर कुछ पैसा अनयूटिलाइज रह गया या तो उसको वापस डाल दो, वरना हम क्या मानेंगे? ये आपकी इनकम मान ली जाएगी। चलिए पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, विड्रॉल शैल बी मेड फॉर फॉलोइंग पर्पस। अब हम कुछ केसेस देखने जा रहे हैं, यानी किन किन केस में आपने जो पैसा विड्रॉल किया है वो टैक्सेबल होगा या फिर नहीं। फर्स्ट देखेंगे आपका क्लोजर ऑफ बिजनेस। भाई अगर आपने बिजनेस ही बंद कर दिया तो उस खाते को भी बंद करोगे और जो पैसा अब निकालोगे वो क्या होगा? आपका फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा लिखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर आपका बिजनेस एक पार्टनरशिप फर्म थी और पार्टनरशिप फर्म अगर अब डिसोल्व हो गई तो इस केस में भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। थर्ड लिखेंगे डेट ऑफ द टैक्स पेयर। अगर टैक्स पेयर की मृत्यु हो जाती है तो भी उससे टैक्स की रिकवरी करोगे? नहीं, तो ये क्या होगा? नॉट टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। ये भी आपका क्या होगा? नॉट टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो इस केस में भी क्या होगा? नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो हमने कुछ केस देखे। अगर आपने अपने बिजनेस को बंद किया है तो ये आपका टैक्सेबल होगा। अगर आपने फर्म डिसॉल्व की है तो ये टैक्सेबल होगा। अगर टैक्स पेयर की मृत्यु हो जाती है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एचयूएफ का पार्टीशन जाता है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो नोट नंबर 5 होता है खत्म। आइए चलते हैं नोट नंबर 6 पर। तो नोट नंबर 6 क्या कहता है वो भी लिखेंगे। इफ एन एक्सपेंस मेड from such deposited amount then such expense
not be eligible for deduction, not be eligible for deduction under any other section, under any other section। मतलब क्या हुआ अभी बताता हूं, लिखते रहे। मतलब ये हुआ आपने कोई खर्चा किया, तो खर्चा आपने कहां से किया, उस डिपॉजिटेड अमाउंट से। तो उस डिपॉजिटेड अमाउंट की तो पहले ही छूट आप ले चुके हो, उससे तो पहले ही आप टैक्स फ्री कर चुके हो। तो आपने जब वो खर्चा अब किया तो उस खर्चे की दोबारा डिडक्शन मत ले लेना, वरना आपके ऊपर ह्यूज पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, सिमिलरली, similarly if such assessee is a firm या फिर AOP या फिर BOI, then no deduction shall be eligible for पार्टनर और मेंबर। तो मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि जिस असेसी की हम बात कर रहे हैं कि असेसी को छूट देंगे, अगर वो असेसी एक फर्म या फिर एओपी या फिर वो बीओआई है, तो इन फर्म, इन एओपी, इन बीओआई को छूट मिलेगी, इनके पार्टनर, इनके मेंबर को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको लिखवाया, प्लीज एक बार नोट कीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड एज पर सच स्कीम, कौन सी स्कीम, जो हमको टी बोर्ड, रबर बोर्ड और कॉफी बोर्ड ने बताई गई है, देन सच एसेट कैन नॉट बी सोल्ड, और कैपिटल गेन की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, विद इन 8 years from the end of the year, from the end of the year in which acquired, in which acquired। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ अगर आपने वो एसेट प्रेस्क्राइब स्कीम के अकॉर्डिंग ही खरीदा, बट उस स्कीम को अगर आपने 8 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो जो भी आपको पहले छूट दी गई थी, यानी उस कॉस्ट ऑफ एसेट की जितनी भी आपने छूट ली थी, उस छूट को अब प्रॉफिट मान लिया जाएगा। कौन से साल में, जिस साल में आपने ये हरकत की है, यानी जिस साल में आपने बेचा है। तो चलिए एक बार लिखेंगे आगे, इसी के आगे लिखेंगे, if such asset is sold या फिर ट्रांसफर, कैपिटल गेन की लैंग्वेज में सेल को ट्रांसफर बोलते हैं, then such part of the cost किसका, of such asset as is रिलेटेबल, या फिर बोला जाए तो कवर टू द डिडक्शन। यानी कि यह भी हो सकता है एसेट खरीदा 5 लाख का, बट जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करा रखा था वो सिर्फ 3 लाख था, तो आपने 3 लाख की छूट ली ना, जो 2 लाख बचे उसको तो आप बैलेंस शीट में ले गए ना, उस पर तो डेप्रिसिएशन लगाओगे ना। जितनी भी छूट आपने ली हमसे, उस छूट को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट एज इज रिलेटेबल ऑब्लिक कवर टू द डिडक्शन,
deduction which was allowed earlier shall now be taxable as profit, shall now be taxable as profit। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है। चलिए अब इसी में आगे लिखेंगे, however this rule not apply on following। कौन सा रूल? अरे जो अभी ऊपर पड़ा, ऊपर वाला रूल नीचे वाले केसेस पर नहीं लगेगा। केस नंबर 1 डालेंगे, यानी ए करके डालेंगे, सेल ओब्लिक ट्रांसफर टू गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, या फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर आपने इन लोगों को बेचा है तो ये अपने आप में एक सरकार है, तो आपके ऊपर ये वाला रूल नहीं लगेगा। बी लिखेंगे, बी सेल ओब्लिक ट्रांसफर, दोनों का मतलब सेम है। इन कनेक्शन विद द सक्सेशन ऑफ अ फर्म बाय अ कंपनी। अगर एक फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो उन पर भी ये केस नहीं लगेगा, उन पर भी ये रूल नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ लिखेंगे इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड, यानी अगर आपकी फर्म कंपनी बन रही है और आप चाहते हैं कि ये वाला रूल अप्लाई ना हो, तो आपको नीचे दी गई कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है, तो चलिए एक बार कंडीशन लिखते हैं। हाँ जी, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट आई करके लिखेंगे, ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ फर्म कोमा शैल बिकम ऑफ कंपनी। अरे भाई, जो सारी संपत्ति आपकी फर्म की थी वो अब किसकी बन जाएगी? कंपनी की बन जाएगी। दूसरी लिखेंगे, दूसरी ऑल पार्टनर शैल बिकम शेयर होल्डर। जो फर्म के पार्टनर थे वो शेयर होल्डर बन जाए, ये भी कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन, दिस स्कीम शुड बी कंटिन्यू टू फॉलोड बाय कंपनी। यानी अब तक जितनी भी बातें हमने इस सेक्शन में पढ़ी, उन सब बातों को कंपनी अगर पूरा करती है तो ये रूल आप पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा आप जो पॉइंट नंबर हमारा 8 था प्लीज लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी है। सर ये तो सबसे पहले निकालना था, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट हमको चाहिए। कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। कैलकुलेट ऑफ टैक्सेबल इनकम, अभी सेम सेक्शन चल रहा है, बस इस पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। चलिए अब टैक्सेबल इनकम निकालना सीखते हैं। 3 केस बनाएंगे, क्योंकि टी
रबर और कॉफी के लिए अलग अलग केस बनेगा। तो बनाएंगे केस नंबर ए फॉर टी। तो टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी, लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन। कौन सी डिडक्शन? अरे जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं अंडर सेक्शन 33AB। और जब आप ये माइनस कर दो, इसका क्या निकालोगे 40%, और वो आपकी बनेगी टैक्सेबल इनकम। तो 40% किसका निकालना है? पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस देखना, उसमें से डिडक्शन माइनस करना, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 40% आप निकालेंगे और वो बनेगी टैक्सेबल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में यही बात पढ़ते हैं हम कि टी की कितनी बिजनेस एग्रीकल्चर होती है और कितनी नॉन एग्रीकल्चरल। दूसरा देखेंगे फॉर कॉफी। ये स्टेटमेंट सेम रहेगी, बस परसेंटेज चेंज हो जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और इसका आपको परसेंटेज पता है कैसे निकालना है, या तो 25% या फिर 40%, क्योंकि यहां पे फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड कॉफी की तुलना होती है। फॉर रबर सेम बात है, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB। और इसका आपको कितना परसेंट लेना है वो भी लिखते हैं, इसका आपको 35% लेना है। तो ठीक है, आपको इन सारी परसेंटेज का याद रखना है और आपकी टैक्सेबल इनकम निकल कर आ जाएगी। और इसी के साथ बहुत खुशी हो रही है कि ये सेक्शन यहां पे आके पूरा होता है। ओके, थैंक यू सो मच।